व्यावसायिक नुकसान हो जाए, उन सबको भी इसी पोर्टल पे लोग क्लेम करें, लोगों को दर ना भटकना पड़े। तो वो कर दिया गया है और ई क्षतिपूर्ति पोर्टल का एक नया स्वरूप बन गया है, जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो उसको आज यहाँ पिछली फसल का सारा देने से इस वर्ष दे हुआ सैकड़ों करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने चाहा था बाढ़ आने के बाद कि आप इसमें दूसरी तरह की भी जो सरकार की सुविधाएं हैं, जैसे घर गिर जाए या पशुओं की मौत हो जाए या कुछ व्यावसायिक नुकसान हो जाए, उन सबको भी इसी पोर्टल पे लोग क्लेम करें, लोगों को दर ना भटकना पड़े। तो वो कर दिया गया है और ई क्षतिपूर्ति पोर्टल का एक नया स्वरूप बन गया है, जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो उसको आज यहाँ धन्यवाद सर। सर, इस पोर्टल के बारे में आपको स्थान है, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है, तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्वेयर्स उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज जो हैं वो करेंगी। तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नू में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नू में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फला का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ है आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन या पोर्टल ही दिखा रहे, तो ये तो पुराना स्वरूप है, आपको याद है, पहला ये लैंडिंग पेज है उसका पोर्टल का। इसमें जब व्यक्ति अपनी ईपीपी आईडी भर देगा तो तत्क्षण उस परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके नाम आ जाते हैं और फिर जिसके भी फोन नंबर से वो ओटीपी मंगवाना चाहें वो ओटीपी भर के उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा नया स्वरूप है या एक्सपेंडेड वर्जन है वो अभी इसके बाद आपके सामने आ जाएगा। तो कारण चुनना है कि आपका नुकसान क्यों हुआ, आग से, बाढ़ से, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, सामूहिक हिंसा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी पर्टिकुलर रेफरेंस दिया। तो कोई भी कारण चुन ले, मान लीजिए बाढ़ ही चुन लिया, तो क्षति का प्रकार बताएं कि आप पशु या पक्षी की मृत्यु या आवास की हानि या फसल खराब है या व्यवसायिक हानि। तो जो भी आप चुन लें, मान लीजिए पशु पक्षी की मृत्यु चुन लिया, तो फिर इसमें आपने भरना है कि किस प्रकार के पशु की मृत्यु हुई है, तो
सबके लिए कॉम्पनसेशन नॉर्म्स अलग है। और फिर ये भरना है कि कितने हुए हैं, बस आगे दिखाने चाहिए, कुछ भी एक चुन के बस समाप्त करते हैं इसको। ये किस डेट को हानि हुई, फोटो अगर है तो फोटो अपलोड करेगा और ये कहेगा कि मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। वो एक पढ़ो दिखाने वाला नीचे, इसको आप अगर ध्यान से देखें, हाँ फोटो है तो अपलोड करें, आवश्यक नहीं। अब आप ये देखिए, जैसे ही ये सत्यापित कर दिया कि ये जानकारी सही है, व्यक्ति का काम खत्म। ना पटवारी ढूंढना, ना कानून को ढूंढना, ना डीसी को ढूंढना। जैसे सीएम साहब ने कहा, जो असेसमेंट कमेटियां बनी, एनिमल हस्बेंड्री कौन, वो सब कंप्यूटर अपने आप पोर्टल पे जाएगा, सबके पासवर्ड है, वो क्लेम को उनको मैसेज आएगा, एक क्लेम आ गया, तो उसको देख के वेरीफाई करना, भरना। और फिर जैसे सर ने कहा, जो कुछ नए आंकड़े भी, जैसे अभी व्यावसायिक हानि का आपको भी नहीं मालूम है, तो वो भी मुख्यमंत्री जी नए सिरे से वो हरियाणा सरकार के राज्य के पैसे से, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स हैं, वो सिर्फ रूरल एरियाज के ऊपर और एक कैप है, लेकिन उसको बढ़ा के अर्बन एरियाज को भी लागू करेंगे, स्टेट के बजट से करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं। और मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया, किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था, उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था। तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम है किसान की, जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कोई समय हमने रखना है, तो जो वो वाला है सर, फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त के लिए बोला, हाँ, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है, तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है। और मैं समझता हूं कि जो इस समय तक घटनाक्रम है, उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसके लिए रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है, उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहां तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40%, जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा। और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है। तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक, और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान के चलता हूं, जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं, सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक का लॉस, इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं, इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं, अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें पहले से हमारी योजना चल रही है, और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40%, और 7 से 25 लाख तक 30%,
और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। हाँ, ये अर्बन एरियाज की फिश, ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिजास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है, उसकी स्कीम है तो बताएंगे। जी है, आपको नेशनल स्कीम है, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें जैसे पशुवाद या घर की कच्चा के पक्का वो प्रोसीडिंग से एक्शन में होता है। हाँ, उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का हाउस का लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है और हम उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको बताएंगे जो पहले से तय है जी। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है, उसमें कुछ मुझे कम लगे। कहा था कि आप बताना चाहते हैं। हाँ। जो घर का है फुल्ली डैमेज हाउस 1,20,000 पर हाउस, और अगर पार्शियली डैमेज हाउस है जहां पे कम से कम 15% नुकसान हुआ है तो 10,000 रुपये प्रति घर पक्के घर के लिए, और झोंपड़ी के केस में 8,000 रुपये प्रति हट प्रति झोंपड़ी, और कैटल शेड 3,000 प्रति शेड। इसका विचार करेंगे, दोबारा से इसकी घोषणा हम करेंगे। हाँ, ये कई साल पुराना है, उस पर 18 का शायद कब का है। ये बाढ़ आने से पहले जो हमारा इस साल का रिविजन भारत सरकार ने किया था वो जी। लेकिन एक बात यह है कि जो भारत सरकार के कॉम्पनसेशन नॉर्म्स होते हैं, अगर आप फसलों में लेंगे तो उससे कहीं ज्यादा हम देते हैं अपने पैसे से। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इससे भी ऊपर स्टेट बजट से ये नहीं सर ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस के बाहर उससे बात जिसका इंश्योरेंस किन्हीं कारणों से नहीं कराया गया। इसी प्रकार जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के विषय है, एक दो जो पहले कुछ दिन पहले विचार आया था लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं। जो कावड़िये जो हैं जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर जैसे पिछले साल किया था, उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़ी जो इसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है, 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति कावड़िया, वो उसको कंपनसेशन हमने पिछले साल का जो तय किया हुआ है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक कंसेशन और मैं आज घोषणा कर रहा हूं, वो है हमारा जो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसे पिछले दिनों में बिजली के बिलों का एक विषय आया था, बिजली का पानी का, बिजली नहीं पानी का, तो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उन्हें पिछले 5 साल का 25% बढ़ा के बिल दे दिए थे। विचार करने के बाद हमें आया कि ये गलती वास्तव में डिपार्टमेंट की है। उस समय 5% बढ़ाने का एक सर्कुलर निकाला, लेकिन उसकी डिमांड नोट कभी भेजा नहीं गया। हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए हैं, वो फाइल में केवल बढ़ा करके छोड़ दिया, और अब आकर 5 साल का इकट्ठा डिमांड नोट भेजा। बहुत लोगों ने कहा कि आखिर एक साथ ऐसे 25% का रेट बढ़ाना उचित नहीं है, तो बहुत सुझाव आए अलग अलग, लेकिन अंतोगत तो हमने फैसला किया कि ये 5% की बढ़ोतरी जो 2018 में की थी, 18 से 23 तक, अब तक सारी फ्री कर देंगे हम। केवल अब से वो 5% आगे लागू होगी, पिछला 25% जो है उस बिल का वो सारा जो है वेव ऑफ कर दिया है। लगभग 42 करोड़ रुपए का इसमें HSV के ऊपर एक अलग से प्रावधान किया गया है उसमें। ये सब तो जो हमने कंपनसेशन के नाते से जो घोषणा की है वो है। अब विषय सीधा सीधा आप भी आखिर जरूर कहेंगे, वो है नूह का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस घटना के संबंध में सब जानकारियां
दे दी गई हैं। आज हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव में, सब समाचार आपको आए हैं। उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए क्योंकि कोई घटनाएं छुटपुट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहां सबको ध्यान रखा जाए, कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने डीसी ऑफिस जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी, ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से 1 बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में 1 बटालियन में कितने लोग होंगे, 1000 लोग लगभग, तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहां उसी जिले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहां कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय है जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर कहें, या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीजों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहां स्मगलिंग होती है, वहां गोवत्ता हत्या भी होती है, तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे, और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहां रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहां किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीजों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। मोटे रूप से आज के इस संदर्भ में विषय इतने ही मुझे आपके सामने रखने थे। कोई बात आपको लगती है तो जरूर से पूछें। तो सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। नूह हिंसा मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी बात रखते हुए नूह में हुए नुकसान का मुआवजा सरकार देगी, सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल से नुकसान की भरपाई की जाएगी। जो पोर्टल सरकार द्वारा बनाया गया है उससे नुकसान की भरपाई होगी।
पोर्टल से जानकारी लेंगे आप। मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा 18 अगस्त तक सभी नुकसान का ब्यौरा दें। 18 अगस्त से पहले आप नुकसान का ब्यौरा दे दें। चल संपत्ति के नुकसान पर 80% का मुआवजा। क्षतिपूर्ति पोर्टल का दायरा बढ़ाया गया है। सीएम ने इस बात की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा नुकसान की फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि नूह में हुए नुकसान का मुआवजा सरकार देगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल से नुकसान की भरपाई होगी। नूह हिंसा में संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ है। सीएम ने भी इस बात को माना। उन्होंने कहा कि पोर्टल से हम ये जानकारी तमाम जुटाएंगे और 18 अगस्त तक का आपके पास समय है। सभी नुकसान का ब्यौरा आपको देना होगा। चल संपत्ति के नुकसान पर 80% का मुआवजा मिलेगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल का दायरा भी बढ़ाया गया है। नुकसान की फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आप नुकसान की फोटो पोर्टल पर अपलोड करेंगे। वहां से छोड़ के जा रहे हैं डर के कारण से, क्योंकि जिस सुनियोजित तरीके से वहां पर हमला किया गया, एक शांतिपूर्ण जलाभिषेक जो कार्यकर्ता करने जा रहे थे या जो लोग श्रद्धालु करने जा रहे थे, उनको बाकायदे घेर करके जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसे एक व्यापक कह सकते हैं डर का माहौल है उस पूरे एरिया में। तो एक तो सवाल ये है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए की भावना को डेवलप के लिए आप क्या करेंगे, और दूसरा ये कि जो मुआवजे की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई वहां पर, क्योंकि मुआवजे क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है बाढ़ आ जाता है, एक दिन के अंदर मुआवजा मिल जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जिनको जितना नुकसान हुआ है, जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा दिया जाएगा, उन 6 लोगों को मुआवजा कितना दिया जाएगा, इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। और दूसरा ये है कि मामन खान विधानसभा में सारे प्रश्न आप नहीं करोगे तो प्रश्न रह जाएंगे। मैं क्या करूँ, एक देखिए, मैंने आपको पहले अपील की, मैंने आपको एक अपील पहले की कि हम विषयों को भी उसी ढंग से हाईलाइट करें ताकि समाज में कोई ऐसा विषय ना जाए जिसमें कोई बहसबाजी और बहुत बड़ा, आप कुछ भी पूछेंगे मैं उत्तर वही दूंगा जिसमें से समाज में एक शांति बनी रहे, आपसी जो विवाद की बातें हैं वो ज्यादा न उभरे। इसलिए आप थोड़ा सा शांति करें, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, एक प्रश्न का उत्तर देंगे, चिंता मत करो। पहली बात आपने सुनिए, बैठ जाओ। पहली बात आपने कही है, अब सारा विषय सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव में से सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है, और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में है। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके जो विधायक हैं सत्य प्रकाश जरावता, उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था
वहाँ विधानसभा के अंदर कि अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए सत्यप्रकाश जरावता ने, कहा कि मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लफ्ज बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक है? सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक मोहम्मद खान नहीं है, गिरावता है। देखिए सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं। आपने वो भी सोशल मीडिया at the core of this entire unfortunate incident is the social media पे जो मोनू मानेसर ने अपना वीडियो भेजा। Why is that your government has been unable to arrest Monu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire issue? One, why is that? And the second thing, you had said people from outside had also entered who are also responsible for this arson, for this writing. What are your thoughts? What is the investigation so far? Where is the investigation so far reached? जो writers they are from outside which part of the country, and you said it's a larger conspiracy you were thinking at. So these conspirators were within the state or outside the state? देखिए जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूंकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है, और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। क्या किसने कहा? ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ क्योंकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे 10-12 दिन पहले, विदेश की उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे, कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह के जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं, इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी, और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट
उनकी योजना जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा। सर मेरा एक सवाल ये है सर, कौन बोल रहे हैं? आपने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था, ऊपर पत्थर भी रखे गए थे, मतलब कुछ दिन पहले या फिर उससे पहले उस दिन से ही पहले ये काम किया गया था, प्लानिंग की गई थी, तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या सरकार के पास किसी तरीके की जानकारी आ रही नहीं थी, और अगर आई थी तो क्या कार्रवाई नहीं थी? मेरा कहना है कि ये सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए, उस प्रोसेस के बाद ही सारी बातें बताना ठीक है। आज इस समय कोई भी बात बोलना, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीज़ों की तहकीकात में जाने दीजिए, जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। मानेसर की जो वीडियो थी, मैं जाऊंगा ये होगा, जो सोशल मीडिया पे थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही प्रशासन आश्वस्त रहा कि कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बड़े लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्या इस एंगल से भी जांच करेंगे? क्या फेलियर रहा इंटेलिजेंस? देखिए, जब चीजें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा, और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीजें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीजें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक एक करके वीडियोस आए हैं जो 2 दिन से आ रहे हैं, उसमें देखिए जो पथराव हुआ, जो कम उम्र के लड़कों को उपयोग किया गया है, अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो ये मतलब अगर देखा जाए जानबूझ के लाया गया था कि ज्यादा पथराव से इस पर भी कोई जांच सरकार करेगी कि हर पहलू पर जांच होगी, और अगर कानून के नाते से जो जिसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी वो जरूर की जाएगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ये हाँ, ब्लैक सर गुड़गांव में एमपी राहुल ने कहा है कि यात्रा वाले ही हथियार लेकर गए, ये उसका बयान है। देखिए, उनका बयान किस आधार पर उन्होंने दिया है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर उनके पास कोई जानकारी होगी उनसे बात करूँ। रवि, आपने बात की इस मामले में, आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो विपक्ष के नेता है या तमाम जो राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक करेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल तो ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार की साजिश है, इसको कामयाब न होने देगी। चिनेरों के नेता का 14 लाख में बयान है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अन्य जो नेता है वो शांति अपील कर रहे हैं, लेकिन आप कोई सभी दलों की बैठक बुलाकर तो इस मामले में चर्चा करें। देखिए, मेरा कहना है कि इस प्रकार के जो विषय होते हैं कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। अब चूंकि चीज़ें सारी बहुत शांति की तरफ बढ़ रही हैं आगे, और शांति की तरफ बढ़ जाती हैं, स्थिति ठीक होती है, तो हम स्वाभाविक है अभी कुछ दिन बाद सेशन हमारा होगा, उसमें मिलने ही वाले हैं, और जो सुझाव कहीं से भी आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। सरकार का काम होता है सभी के सुझाव लेकर के काम करना चाहिए। हाँ जी, सब संदेश की आप बात कर रहे हैं, तो साहब भी बात कर रहे हैं, साथी में सब कार्रवाई करेंगे, तो क्या राष्ट्रपाल लगाने की तैयारी है? जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया पूरी तौर पर जो कुछ करेंगे घोषणा करके नहीं करेंगे, करके तब बताएंगे। सर ऐसा है कि ये ऐसा भी आ रहा है कि पिछले कुछ टाइम पहले 5000 पुलिसकर्मियों ने साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए गाँव में छापे मारे थे, और उसी की बदला लेने की भावना से वहाँ के लड़कों ने या समाज ने ये कदम उठाया, पुलिस को ही निशाना बनाया, साइबर थाने को स्पेशल बनाया। तो इसके ऊपर आपने वैसे वहाँ के बटालियन भी लगा रहे हैं, क्या डर खत्म हो गया था लोगों का? देखिए, वो एरिया पुन्हाना का एरिया है, 14 गाँव में हमने छापे लगाए थे, और आज भी ठीक संख्या में याद नहीं, लेकिन 100 के आसपास लोग अभी भी उसमें अंदर हैं। और ये नू का एरिया एकदम अलग एरिया है। अब जब सारी तहकीकात होगी तो वो जो लड़के वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे या जिस प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे थे, वो कितने इसके अंदर शामिल होते हैं वो जानकारियाँ सारी मिलेंगी। लेकिन इस समय एकदम ये कहना और लिंक जोड़ना, मैं इसमें हाँ, वो जांच कर रहे हैं, जांच सब करेंगे। हाँ सर जांच के लिए कोई आपने SIT बनाई है सर? देखिए, जितना बड़ा हमारा पूरा यानी पुलिस का टॉप वहाँ गया हुआ है, DGP वहाँ बैठे हैं, ADGP CID वहाँ बैठे हैं, हमारी ADGP लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहाँ बैठी हैं, हमारे वहाँ के जो IG हैं साउथ रेंज के वो वहाँ बैठे हैं। SIT होती है, कोई एक आध घटना होती है और जिसमें कोई एक आध ऑफिसर के नीचे 2-4 लोग लगा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये सब लोग बैठे हैं। इनके बैठने के बाद कोई SIT का वर्ग बचता नहीं। एक बस अब दो तीन एक मिनट
अरे एक एक करके सबका मैं जवाब दूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं, चिंता मत करिए। सर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं कि अधिकारी अगर एक्शन लेते तो इस तरीके की हिंसा ना होती। इनपुट था लेकिन पुख्ता नहीं था, इसकी वजह से एक हिंसा हुई है, घटना हुई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद, देखिए ये अगर का विषय नहीं हुआ करता, घटना नहीं होती तो सब ठीक था, और जो घटना हो गई है तो कितने अगर लगा लो। वो आ गई बात सारी, एक मिनट भी, एक एक करके ना, ऐसा थोड़ी। दोनों विधायकों द्वारा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद खान द्वारा जो रोया गया था विधानसभा के अंदर, वो रोए थे। मोनू मानेसर के खिलाफ उनके द्वारा सबूत भी पेश किए गए थे विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर एक तरीके से थ्रेट है, जो लूट जिले के अंदर जो है वो लगातार जो टीनेजर्स हैं, मुस्लिम टीनेजर्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो ड्रग्स के केसेस जो है वो नकली ड्रग्स के केसेस उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, और बहुत सी कार्रवाई जो है वो गोरखा के कोई देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। आखिर हम मानो सरकार के अंदर हमारा एक दायित्व है, पुलिस का अपना एक दायित्व है। जिस किसी को किसी इन्वेस्टिगेशन में संतुष्टि नहीं होती है, इसके आगे कोर्ट्स भी हैं, उनका कोई रास्ता उन्हें बंद नहीं किया है। कोई अगर सबूत देते हैं और हम कार्रवाई नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फर्जी आरोप प्रत्यारोप से हम सबको बचना चाहिए। हाँ चलिए, एक सेकंड, मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, मुख्यमंत्री जी 11 साथियों के प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, उन्होंने स्वयं कहा और भी उत्तर देते हैं। कृपया जिनके पास माइक है और सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन छोड़ दें, अभी कर लें और उसके बाद ना करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं और अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो थोड़ा सा इतना अपनी वो दिखाएं कि खड़े रहें, बोले। तो जब बैठ जाएंगे सारे तो मुख्यमंत्री जी समझ जाएंगे कि हो गया। देखिए अगर कोई, मेरा क्या कहना है, अगर कोई ऐसी कंक्रीट ऐसा कोई विषय है जिसके बारे में कोई मुझे जनता को आपको बताना है, आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचानी है, तो विषय कई बार हम भी विषय ऐसे पूछते हैं जिसमें से आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं बताया ना कि हमें सबकी सुरक्षा देने का हमारा काम है। हम सबसे अपील करेंगे कि शांति से वहाँ रहें, और आपसी भाईचारे में जो वहाँ सब प्रयत्न हमारे हो रहे हैं, हम दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों पक्षों के सारे लोग एक दूसरे के विरोध में है। एक कोई ग्रुप होता है कई बार इस प्रकार का मिसक्रिएंट्स का, अब उसको समझाने के लिए भी कुछ लोग उसको समझाते हैं, कुछ अपने आगे बढ़ के गलतियां करते हैं। तो ये समाज के संतुलन बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारे की बातचीत ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। मैं अंत में एक दो चीजें और बता रहा हूँ जो हमने निर्देश दिए हैं। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के मामले में जैसे मीडिया का विषय होता है, एक होता है, लेकिन कुछ लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें स्पीचेस जो है हेट स्पीच देते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है। हमने, कोई भी व्यक्ति हो, कोई हेट स्पीच दे, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो बनती है। दूसरा किसी का भी जो लॉस है, वो लॉस है तो उसकी रिपोर्ट करें, ताकि अभी पुलिस ने भी सारी अपनी सूचियां बनाई है, सारा कर रहे हैं, हम तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल ही रहे हैं, लेकिन वो जानकारी हम ले रहे हैं। तीसरा, सीसीटीवी कैमराज आज भी जहां आवश्यकता है उस सीसीटीवी कैमराज को बढ़ाना चाहिए, तो इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति न हो, ऐसा हम कर रहे हैं। फिर भी आपसे जितनी मैंने बातचीत की है, इसके बाद भी मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं। अभी तो हम कामना यही करते हैं कि चीज़ें एकदम ठीक हो जाए। आगे कोई भी विषय है तो आपको फिर से दोबारा बुला करके कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित होगा, जैसे पहले भी हम कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित करते हैं, क्योंकि आपने कहा गहरी साजिश है, साजिश रची गई। अभी पहले इन्वेस्टिगेशन हमारी फोर्सेज करेंगी, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे कुछ करना होगा तो बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने नूह मामले पर प्रेस के सवालों का भी जवाब दिया। मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बनाया गया है जिससे नुकसान की भरपाई होगी। हम सभी लोग जिनका नुकसान हुआ है इन दंगों में, इस हिंसा में, उस नुकसान की भरपाई करेंगे। पोर्टल से जानकारी ली जाएगी। 18 अगस्त तक सभी नुकसान का ब्यौरा दें जिसकी भरपाई सरकार करेगी। मुआवजा मिलेगा। जल संपत्ति के नुकसान पर
80% का मुआवजा देने की मुख्यमंत्री ने बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि क्षतिपूर्ति का पोर्टल भी सरकार द्वारा जो है वो बढ़ाया गया है। नुकसान की फोटो आप पोर्टल पर अपलोड कीजिए, नुकसान जो भी हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी।